नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं वो है एक्नी या जिसको हम मुहासे बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा मुहासे होते क्या हैं। मुहासे कुछ नहीं है, जो हमारा हेयर फॉलिकल्स है, हेयर फॉलिकल के नीचे एक सैक लाइक एक बैग लाइक जगह होती है जहाँ पे ऑयल, डर्ट, डेड सेल, सीबम ये स्क्रीशन हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो स्क्रीशन इकट्ठे होके एक स्किन से उभर जाते हैं जिसको हम एक्नी बोलते हैं। अब बात यह है कि ये एक्नी दो तरह की हो सकती है, बेसिकली दो तीन तरह की। अगर हम बात करें, अगर ओपन पोर्स हैं तो उन ओपन पोर्स को हम बोलते हैं ब्लैक हेड्स, जो आपको छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स के रूप में मुहासों में दिख जाएंगे। सेकंड होते हैं व्हाइट हेड्स, जो खांसी के लिए क्लोज पोर्स हैं। तो ये है ओक्लूडेड पोर्स। और अगर ये बात करें, ये हेयर फॉलिकल्स की बीमारी है और इसकी मिलती कहाँ पे, खासकर फेस पे और चेस्ट पे और हमारी बैक पे। और इसकी जो खासकर मेन जगह कौन सी है, हमारे किन लोगों को होती है, जहां से तीन एजेस को जब हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन बन रहे होते हैं या बन चुके होते हैं, वो एज सबसे ज्यादा ऐसी एज है जब एक्नी या मुहासे सबसे ज्यादा होते हैं। और ये एक सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि नेचुरली अगर एक चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो नेचुरली एक आदमी एम्बेरस फील करता है अपनी सोसाइटी में उठते बैठते। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें तीन तरह की बात मैं करूंगा, खासकर वैरायटीज हैं इसके अंदर, एक्नी के अंदर। सबसे पहली वैरायटी बात करें तो ओक्लूडेड पोर्स, जिसको मैंने अभी बताया, कॉमिडोन्स, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। ब्लैक हेड्स जिनमें ऑयल, डर्ट, सीबम, डेड सेल ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं और वो ओपन, दैट इज द ब्लैक हेड। छोटे छोटे स्पॉट्स ब्लैक देख सकते हो आप। सेकंड आते हैं इसी वैरायटी में जब वो पोर्स क्लोज्ड है, उसको बोला जाता है व्हाइट हेड्स। और इसी में अगर बात करें सेकंड वैरायटी जो सी है तो हो गई ओक्लूडेड पोर्स। सेकंड वैरायटी है रेड टेंडर बम्प्स। जब इनमें थोड़ी सी स्वेलिंग या सूजिश आ जाती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, तो वो हल्के से सूज जाते हैं। रेड रेड कलर के आप काफी छोटे छोटे दाने चेहरे पे देख पाएंगे आमतौर पे, जिनको आम भाषा में पिंपल्स बोल दिया जाता है। तो वो क्या है, टेंडर दर्द करने वाले हल्के हल्के रेड कलर के दाने हैं, बम्प्स हैं, जिनको हम पहचानते हैं। खासकर तीसरी बात आती है पस्ट्यूल्स, पीले रंग के पस वाले रेशे वाले दाने जिनको हम बोलते हैं। होता क्या है कि किसी वजह से इन क्लोज या ओपन जिनको हम कहें हेड्स में अगर किसी तरीके से एक बैक्टीरिया होता है, कॉर्निबैक्टीरियम एक्नी, वो किसी भी कारण से, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, वो किसी भी कारण से अगर अंदर पहुंच जाता है तो वहां पे वो रेशा बना देता है, पस बना देता है। और पस बनने की वजह से उस जगह का जो रंग है वो पीला हो जाता है। पीले रंग के, जैसे हमारे आम बॉडी में फोड़े फूंसी निकल आते हैं, वैसे पीले रंग के छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिनको हम पस्ट्यूल बोलते हैं। और अगर हम बात करें जैसे बाल तोड़ आम भाषा में बोलते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दाने अगर निकल आते हैं तो उनको सिस्ट बोला जाता है, सिस्टिक एक्नी बोला जाता है उसको। तो ये वैरायटीज, तीन तरह की वैरायटीज हैं हमारे जो आमतौर पर मुहासों की मिलती है, ओक्लूडेड पोर्स, टेंडर रेड बम्प्स, देन पस्ट्यूल्स एंड सिस्ट। ये तीन वैरायटीज ही सभी जगह पे देखने में मिलती है। अब बात करते हैं कि इनके कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन से हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स का मतलब है कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे को दिमाग में रखनी पड़ेगी या जिनसे हमको बचाव करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आती है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब है कि अगर हमारे माँ बाप में या जिस मरीज की हम बात कर रहे हैं, अगर उसको मुहासे हैं और उसके माँ बाप में कहीं ना कहीं पहले उनकी जवानी के टाइम पे भी अगर उनको मुहासों की प्रॉब्लम रही है या उनके फैमिली ट्री में कहीं कील मुहासों की प्रॉब्लम रही है, तो उनमें एक्नी होने के चांसेस या मुहासे होने के चांसेस पूरे। अगर हम बात करें, दूसरी बात आती है हाइजीन की। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर हम कौन सी प्रोडक्ट यूज करें, कौन सी प्रोडक्ट ना यूज करें कॉस्मेटिक्स में। कॉस्मेटिक्स के एंगल से अगर बात करें तो अगर मार्केट की बात करते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। एक है ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स और दूसरी है वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने पहले ही आपको एक्नी में बताया कि एक्नी में क्या होता है कि ऑयल, डर्ट, ये सब चीजें इकट्ठी, सीबम है, ये सब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं पोर्स के अंदर, जो सी हमारे एयर फॉलिकल के अंदर। तो इन सब जो ऑयल है, डर्ट है, ये सब चीजें अगर मिलके अगर आप उसमें ऑयली सब्सटेंस लगा रहे हैं तो वो उस चीज को बढ़ा देंगे। तो ऐसे में सबसे पहले आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह की चीज यूज कर रहे हैं, चाहे आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, चाहे आप सोप यूज कर रहे हैं, चाहे आप शैम्पू यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, हेयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चेहरे के लिए किसी भी तरह की क्रीम्स यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका वाटर बेस्ड होना जरूरी है। हर क्रीम के बाहर कहीं ना कहीं लिखा होता है कि ये क्रीम ऑयल बेस्ड है या वाटर बेस्ड है। अगर ये नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा कोमिडोजेनिक या नॉन कोमिडोजेनिक। तो हमको सबसे पहले वो प्रोडक्ट चूज करनी है जो नॉन कोमिडोजेनिक है, अर्थात वो वाटर बेस्ड के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें कुछ चीज में, इसमें एक जगह एक चीज बताना चाहूंगा कि मेकअप ब्रश जो से होते हैं, टूल्स, खासकर जो सैलून्स में यूज किए जाते हैं या नाई यूज करते हैं,
तो वहां पे एक चीज आती है कि ये लोग जैसे हफ्ते में एक आधी बार औजार साफ करते हैं, तो वहां पे जब हमारी अगर स्किन में कहीं ना कहीं कहीं ब्रेक है, कहीं से कटी फटी पड़ी है, या कहीं भी छोटे मोटे पोर्स हैं, तो होता क्या है कि हफ्ते भर उस औजारों पे बैक्टीरिया, ऑयल और अलग अलग तरह के डेड सेल्स उस पर चिपके रह जाते हैं। और ऐसे में अगर आप वहां पहुंच जाते हैं और इस तरह का वो आपको हेयर का या किसी तरह का काम आपको कॉस्मेटिक्स का करवाना है, आप उसके लिए जाते हैं, तो ये सब चीजें आपके साथ उस ब्रेक हुई स्किन के साथ आपकी स्किन में पहुंच जाती हैं, और वहां पे फिर इन्फेक्शन कोनिबैक्टीरियम एक्नी की होकर ये काफी ज्यादा एक्नी की फॉर्म में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर कहीं भी आप सैलून बाहर जा रहे हैं, सैलून में जा रहे हैं, खासकर नाई की दुकान पे जा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि उनके आपको अच्छे से धो के साफ करके उस प्रोडक्ट को आपके साथ यूज करें या उस टूल्स को आपके साथ यूज करें। कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो मुहासे हैं वो हेयर लाइन के चारों तरफ होते हैं। अगर हेयर लाइन के चारों तरफ हैं और या बैक ऑफ नेक पे हैं या आपके फोरहेड पे हैं और बाकी जगह नहीं है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं आपका हेयर है, आपके जो बाल हैं वो हैं। तो सबसे पहले बालों को जो कंडीशनर आप यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। और आपके यहाँ डेंड्रफ है तो उसको खत्म कीजिए, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का नॉन कॉमेडोजेनिक होना, खासकर अगर मैं आम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की बात करूं, चाहे वो किसी भी तरह की क्रीम है, आपकी सनस्क्रीन हैं, आपके सोप हैं, कोई भी चीज है जो आप स्किन पे यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली ऑयल बेस्ड या नॉन कॉमेडोजेनिक होना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा, अगर हम स्किन के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो जब हम स्किन को धोते हैं, खासकर आप उसमें साबुन का यूज मत कीजिए, उसके लिए खासकर यूज कीजिए आप जो खासकर फेस वॉश आते हैं, अच्छे फेस वॉशेज अवेलेबल हैं मार्केट में। इसके अलावा मेडिकेटिव फेस वॉश भी आते हैं जो स्पेशल एक्नी के लिए डिजाइंड हैं, उनको यूज कीजिए। और अगर उनको यूज कर रहे हैं उसके बाद चेहरे को विगरसली या बहुत तेजी से उसको रब मत कीजिए, उसके लिए आप वेट वाइप्स का यूज कर सकते हैं। रूटीन में भी आप गर्मी में अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं तो रादर आप उसको किसी कपड़े से बहुत बुरी तरह रगड़ने से अच्छा आप उसको वेट वाइप्स का यूज कीजिए। वेट वाइप्स ऐसे में बहुत अच्छे रहते हैं और स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब बात आती है हार्मोन्स की। कुछ चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि जो प्यूबर्टी एज है वहां पे हार्मोन्स बन रहे हैं। ऐसे में नेचुरल वे है कि वहां पे एक्नी आएगी। लेकिन कई जगह क्या होता है कि कुछ लेडीज में केस में बात करें, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी शुरू कर देती हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक्नी के साथ बहुत ज्यादा लेना देना है। अगर कोई आदमी लेडी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे है तो ऐसे में एक्नी बढ़ सकती है। तो ऐसे में उसे अपने डॉक्टर से परामर्श करके या तो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव की सलाह लेनी पड़ेगी, उसको छोड़ना है या उसको कंटिन्यू करते हो किस तरह का इलाज लेना है। तो इसके अलावा आते कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने हेलमेट पहन रखा, तो हेलमेट जिस जगह लग रहा है, खासकर चिन की जो स्ट्रिप लग रही है, कॉलर्स लग रहे हैं, सस्पेंडर्स लग रहे हैं, वहां पे भी एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे हीट भी होती है और प्रेशर भी होता है। तो ऐसे में प्रेशर होने के चांसेस, वहां पे एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात आता है डाइट की। कुछ डाइट हमारे इंडिया में जो है काफी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट्स खाई जाती हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाई जाती हैं, जिनमें मैं बात करूंगा मिल्क हो गया, चॉकलेट्स होगी, इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जिनमें बहुत ज्यादा शुगर्स है, बहुत ज्यादा मीठा है, ये सब चीजें इन चीजों को बढ़ाती हैं, इनके बढ़ाने में कारण है, तो ये चीजें हमको अवॉइड करनी पड़ेगी। कुछ चीजें हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं स्विमिंग पूल्स का, हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, क्लोरीनेटेड वाटर होता है। तो क्लोरीनेटेड वाटर में अगर आप बहुत देर तक रुके हुए हैं या आपका फेस बहुत देर तक उस फेस, आपकी चेस्ट, बैक, उसमें बहुत ज्यादा देर तक टच में आ रहे हैं, तो एक्नी के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगली चीज आती है सन। अगर हम सन में नॉर्मल रूटीन में निकल रहे हैं तो नो डाउट कई लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, वो लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सन का एक्सपोजर ले रहे हैं तो हैवी सन एक्सपोजर भी एक्नी को बढ़ा देता है। और कुछ ऑक्यूपेशन है जिनमें गर्माइश बहुत ज्यादा होती है, जैसे कटिंग ऑयल्स जो लोग यूज करते हैं, या ऐसा एटमोस्फेयर जहां पे हीट और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नमी भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, तो वहां पे जो है एक्नी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। वैसे आमतौर पे आजकल जिम जाना बहुत कॉमन हो गया, तो लोग जिम में जाते हैं और बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं और हैवी स्वेटिंग होती है। तो ऐसे हैवी स्वेटिंग अगर बार बार हो रही है तो वो चीज एक्नी को बढ़ाएगी। तो इसके साथ मैं एक बात करूंगा, ज्यादातर एक कॉमन आती है बात की, जो लोग जिम जाते हैं वो क्रेटिन प्रोटीन या वे प्रोटीन्स, कई तरह के प्रोटीन्स का यूज करते हैं, चाहे वो क्रेटिन प्रोटीन है चाहे वो वे प्रोटीन है। जो सिंथेटिक प्रोटीन्स हैं वो हर हालत में एक्नी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर ऐसे में अगर आप किसी तरह का सिंथेटिक प्रोटीन यूज कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। नेचुरल प्रोटीन जैसे एग वाइट प्रोटीन है, ये ऐसे प्रोटीन नुकसान नहीं करते, बट जो प्रोटीन सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है जैसे क्रेटिन प्रोटीन है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है आपकी एक्नी के लिए। कुछ ड्रग्स की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे। ड्रग्स में अगर बात करें तो आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स, स्टेरॉइड्स में एक बात मैं यहाँ पे स्पेशली इंडिकेट करना चाहूंगा कि
कई लोग ऐसे हैं जो जैसे बहुत लंबे मेडिसिन पे हैं, बाइसोलोन होगी, आपके मेड्रोल होगी, इस तरह की मेडिसिन जो बहुत लंबे टाइम से चल रही हैं, उन पे हैं, उनमें एक्ने होने के चांसेस होते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि घरों में बड़ी कॉमन सी बात है कि हम बेटनोवेट, फ्लूकोट, इस तरह की चीजें यूज करते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स है। अगर आप ऐसी चीज स्किन पे यूज करेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो एक्ने आपकी रुक जाए या थोड़ी देर के लिए दब जाए, लेकिन दुगनी बड़ी होके स्टेरॉइड्स की वजह से वो दोबारा आपके सामने आएगी। तो ऐसी तरह के स्टेरॉइड्स को अवॉइड कीजिए। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम जिम में जाते हैं तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगवाना शुरू कर देते हैं वेट बढ़ाने के लिए, मसल बढ़ाने के लिए। तो ऐसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का भी आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। एक अलग चीज आती है बीमारी, जैसे एंटी कन्वर्जेंस की बात करें तो एंटी कन्वर्जेंस में बात करें जो दवाइयां दोनों को रोकने के लिए दी जाती हैं, ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो दोनों को रोकने के लिए दी जाती हैं लेकिन वो एक्ने को बढ़ा देती हैं। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। फिर आता है कुछ लोगों को लिथियम या लिथियम से जुड़ी प्रोडक्ट्स दी जाती हैं, वो भी एक्ने को बढ़ाती हैं। तो ये वो ड्रग्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि जो एक्ने को बढ़ा देते हैं। ऐसा आपको डॉक्टर को देखना है, आपने डॉक्टर से परामर्श करना है कि ऐसे में आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के लेवल पे स्टेरॉइड्स या कोई अननेसेसरी ड्रग को मत यूज कीजिए। फिर आते हैं कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको नहीं लेते, आप हरी सब्जियां हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनका आप बहुत कम यूज कर रहे हो, तो नेचुरली आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कम होंगे तो एक्ने बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ बीमारियों के मैं नाम लेना चाहूंगा, लेडीज में बड़ी कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पीसीओएस बोलते हैं हम लोग, या कई तरह के इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जहां पे एक्ने जुड़ी हुई है। ऐसे में जैसे उस डिसीज के रूट कोज को हम दूर करते हैं तो जो मुहासे हैं वो अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना पड़ेगा कि वो आपको उस बीमारी के साथ साथ इस एक्ने का भी इलाज दे सकते हैं। और या फिर अगर आप उस दवाई पे चल रहे हैं और आपका एक्ने नहीं ट्रीट हो रहा तो आप उस तरह की एक्ने से रिलेटेड दवाइयां ले सकते हैं। अब मैं एक बड़ी भ्रांति की बात करूंगा कि कई लोग क्या करते हैं कि डिस्पिन की गोली लेते हैं, डिस्पिन को घोलते हैं, डिस्पिन को थोड़ा सा लूज ढीला करके पीस के उसको मुहासों पे लगाते हैं। ये बड़ी ही कॉमन मैल प्रैक्टिस है, इससे बचें, क्योंकि एस्पिरिन उस चीज को इरिटेट करती है, काउंटर इरिटेंट है, उस चीज को इरिटेट करके वहां पे बढ़ा देती है या उस चीज को एकदम पूरे देती है, जैसे जलन होना, दर्द होना, इस तरह के सिम्टम होने शुरू हो जाते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा वो ये है कि एक्ने के जो मुहासे के जो निशान, आपके मुहासे हैं उनको फोड़िए मत, क्योंकि अगर एक बार आप उसको फोड़ देंगे तो वहां पे निशान बन जाएगा और निशान के लिए आपको अलग से इलाज करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने लेवल पे इसको मत फोड़िए, उसको फोड़ने से बचिए। अगर वो बड़ा भी हो गया तो आप दवाई कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, उससे परामर्श लीजिए, रादर आप उसको फोड़ें, क्योंकि अगर एक बार वो स्कार बन गया तो उस स्कार को भरने में बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसको किसी भी तरह से दबाइए, पिचकाइए या फोड़िए मत जोर से। फिर आता है कि कुछ चीजें जैसे एयर पोल्यूशन, बाहर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा, तो ये भी एक्ने को बढ़ाता है, उनमें एक कारण है। फिर है एयर पोल्यूशन के साथ साथ स्ट्रेस, बॉडी अगर हम मेंटल स्ट्रेस में है तो किसी भी तरह की बीमारियां ज्यादातर एग्रेवेट हो जाती हैं। लाइफस्टाइल अगर मैं हमारा ऐसा है और हमारी स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो वो एक्ने को बढ़ा देता है। तो ये वो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि हमारे को खासकर बचाना है, अपना ध्यान रखना है कि इन चीजों को बचाव करके हमारे को चलना है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम क्लींजर कौन से यूज करें, या मतलब हमारी क्लींजर किस तरह के होने चाहिए जो हम हमारे साफ करनी है हमारे को हमारी स्किन। तो क्लींजर का पीएच आपके बॉडी के पीएच 5.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो वाटर बेस्ड हो अगर आप अपनी स्किन को साफ कर रहे हैं। अगर आप उसको भी यूज नहीं कर सकते तो वेट वाइप्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप वेट वाइप से अपनी स्किन साफ कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहता है। अब करते हैं कि क्या क्या हमारे को करना है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल में आता है 8 आवर, जो हमारे सबसे पहले हमारे को अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना पड़ेगा। 8 घंटे की पूरी नींद, 3 बार खाना और प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पूरे दिन में, कम से कम 3-4 लीटर पानी, और एक हाई फाइबर डाइट जिसमें काफी सारा फाइबर हो, सलाद है, इस तरह की चीजें खूब खाइए। एंटीऑक्सीडेंट्स जिनमें हो मटेरियल, वो जैसे विटामिन ए, ई, ये सब चीजें अच्छी हैं। फिश ऑयल बहुत अच्छा है। ऐसी चीजें जिनमें सिलेनियम है वो बहुत अच्छा है। हमारे बादाम है, अखरोट है, और ये सब चीजें, मूंगफली, ये चीजें अच्छी हैं इस चीज के लिए। जिंक जिन चीजों में होता है वो बहुत अच्छी, जैसे ऑयस्टर है, एग का सफेद भाग है अंडे का। फिर फिशेस की बात करें, सैल्मन फिश बहुत अच्छी होती है, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं। बनानास एक अच्छा माना जाता है एक्ने के केस में जो उनसे। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग खा सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे को इन चीजों का ध्यान रखना है। हमारा जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, सबसे पहला हमारा ध्यान रहता है कि हमने पोर्स को ओपन करना है ताकि दवाई वहां तक पहुंच सके और वो खुल सके, एयर में ओपन हो सके, उनकी सफाई हो सके, क्लींजिंग हो सके। अलग से क्लींजर आते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तीसरा जो ऊपर की लेयर है उसको एक्सफोलिएट कर सके हम,
साफ कर सकें। उसके लिए कई मास्क आते हैं, कई क्रीम्स आती हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम या मास्क आते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जो पोर्स को ओपन करते हैं, ऊपर की लेयर को हटा देते हैं। और इसके बाद जो बैक्टीरिया है, कोनी बैक्टीरियम एक्नी, उसको हटाना है हमारे को। एक्सेस जो ऑयल हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे अंदर रुका हुआ ऑयल है, उसको खत्म करना है। इसके लिए हमारे लिए कई तरह की मुंह से खाने वाली और लगाने वाली दवाइयां दी जाती हैं, जो आपका डॉक्टर आपको परामर्श के हिसाब से दे सकता है। इसके अलावा कुछ लाइट के ट्रीटमेंट्स हैं, हैवी लाइट्स दी जाती हैं, अलग अलग लाइट्स रहती हैं। आप डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो अलग अलग तरह के लाइट ट्रीटमेंट्स देगा। केमिकल पील्स दिए जाते हैं, जो आपको मास्क दिए जाते हैं, जिनको आप पील्स को यूज करके ऊपर की डेड स्किन को हटा सकते हैं। इसके अलावा लेजर रीसरफेसिंग एक की जाती है। ये एक टेक्निक है लेजर की, जहां बहुत ज्यादा एक्नी होती है, बाकी दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वहां पे इस टेक्निक का यूज किया जाता है। अब मैं कुछ बात करूंगा होम रेमेडीज की, घर में हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे टॉप लिस्ट पे जो है वो है सेब का सिरका, एप्पल सिडार विनेगर। तरीका क्या है इसका? सेब का सिरका 1 भाग और जल 3 भाग। आप इसको डाइल्यूट कर लीजिए 3 भाग में। अगर 1 चम्मच हम सेब का सिरका ले रहे हैं तो 3 चम्मच आप जल के लीजिए। तो पहले फेस को अच्छे से साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, और कॉटन का एक रोल बना लीजिए गोल करके। कॉटन के रोल से उसको जहां जहां आपको लग रहा है वहां पे आप लगा सकते हैं। ये घरेलू उपचार है। कुछ मैं आज घरेलू उपचार आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल, 1 बूंद टी ट्री ऑयल की और 9 बूंदे पानी की, 1 बूंद को 9 बूंद में डाइल्यूट कर लें। और खासकर इसको जहां पे एक्नी है वहां पे आप कॉटन से लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज है, ये ड्राइनेस क्रिएट करती है, इसके लिए आप मॉइस्चराइजर बाद में यूज कर सकते हैं। एक मैं बहुत अच्छा मास्क जो घर पे बन सकता है उसके लिए बोलूंगा। एक पीलिंग और मास्क का पार्ट है ये। अगर 2 चम्मच हम शहद लेते हैं और 1 चम्मच हम दालचीनी लेते हैं पाउडर, उनको मिक्स कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के उसको चेहरे पे लगा लीजिए रात को, 10 से 15 मिनट उसको छोड़ दीजिए, वो स्टिक हो जाएगी। उसके बाद उसको साफ कर दीजिए, पानी के साथ धो डालिए, थोड़े गुनगुने या साफ पानी के साथ उसको धो डालिए और उसको सुखा दीजिए। ये एक उस तरह का पील है जो ऊपर की डेड स्किन को रिमूव कर देगा आपकी जो सी है। फिर आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी का आज कंसेप्ट सारे लोग जानते हैं। तो ग्रीन टी, एक कप ग्रीन टी बना लीजिए, उसमें से कॉटन में डिप करके जहां जहां एक्नी है वहां लगाया जा सकता है। एक राजस्थान में एक बड़ी अच्छी हर्ब मिलती है जिसको हम जोजोबा बोलते हैं। तो जोजोबा का जो तेल है वो इसमें यूज होता है। आप उसको कॉटन पे लगा के बहुत हल्के हाथ से रब कर सकते हैं एक्नी के ऊपर। इवन ये एक्नी के जो लीजन है उनको हील भी करता है। जोजोबा प्लांट उसको, उसका ऑयल उसको हील भी करता है। फिर एलोवेरा, लेमन जिसको नींबू बोला जाता है, ये भी अच्छे हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर मैं करूं मेहंदी या गुल मेहंदी आती है, एशनीसिया है, विच हेजल है, ये बाहर के कुछ प्लांट्स हैं जो यूजफुल हैं। आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है जो प्यूरिफाइड बी विनोम, मधुमक्खी का जो जहर है उसका भी यूज किया जाता है। और खाने के लिए गार्लिक का यूज हो गया। योगर्ट को आप लगा भी सकते हैं, खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये वो चीजें जिनका आप यूज कर सकते हैं, ये होम रेमेडीज हैं। अब आते हैं खाएं क्या और क्या ना खाएं, हमारे लिए क्या चीजें अच्छी खाने के लिए। तो येलो और ऑरेंज करके जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो सब अच्छे हैं। जैसे गाजर है, खुबानी है, शकरकंदी है, पालक है, डार्क ग्रीन जितनी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारी अच्छी हैं। टमाटर है, शहतूत है, होल व्हीट ब्रेड है जो आटे वाली ब्रेड बोली जाती है, ब्राउन राइस है, जो फ्लैक्स सीड्स हैं, सरसों के बीज हैं, ये सब आप चीजें। इसके अलावा अखरोट है, बादाम है, ये चीजें आप खा सकते हैं। तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की कि हमारे को एक्नी में, खासकर मुहासे में, हमको किस तरह से हमारे अंदर मुहासे होते हैं और उसमें हमको क्या क्या उपाय करने चाहिए। एक्नी 100% क्योरेबल है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से डील करते हैं, अपनी स्किन की केयर करते हैं, तो इसको आप अच्छे से डील कर सकते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि कुछ आप देखो कि ब्लैक हेड्स बन जाएंगे खासकर बुजुर्गों के अंदर 40-50 साल, दैट इज एक्नी बुजुर्गों में भी होती है और उनको निकालने का एक तरीका होता है जिसको हम उससे साफ कर सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक्नी एक ऐसी चीज है जिसको आप माइंड पे कोई बर्डन या माइंड पे ज्यादा सोचिए मत, जो हमेशा 100% ट्रीटेबल है। जो मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, उनका ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।